इसीलिए इन सारे सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सेक्शन ना जब आपको पता होंगे तो आपकी सीआरपीसी की नॉलेज बहुत होलिस्टिक हो जाती है, वो छोटी नहीं रहती। सो यू नो एवरीथिंग इन अ वेरी ग्रेट डिटेल। तो ये हो गया। तो अभी भी हम क्या कहते हैं, जजमेंट पे नहीं आते हैं सीधे। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ जिसमें जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ सर्टेन रिपोर्ट्स होती हैं, डिपोजिशंस होते हैं जो बिना व्यक्ति को कटघरे में बुलाए पर से एडमिसिबल है। जनरली क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट तो उसे कोर्ट में आना पड़ता है और कटघरे में आके एग्जामिन होना पड़ता है। बट सेक्शन 291, 292, 291A और 293 कुछ उन सिचुएशन से डील करता है जहां पे जो रिपोर्ट्स हैं वो डायरेक्टली एडमिसिबल हैं, दे आर डायरेक्टली एडमिसिबल, और वहां पे अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वो पर से एडमिसिबल होती हैं। सो आई जस्ट रीड द सेक्शन। 291 है डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस। द डिपोजिशन ऑफ अ सिविल सर्जन और अदर मेडिकल विटनेसेस। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा किन पे अप्लाई करता है 291। डिपोजिशन सिर्फ सिविल सर्जन का या अदर मेडिकल विटनेसेस जो टेकन और अटेस्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट है और अक्यूज्ड की प्रेजेंस में अटेस्ट किया गया है या कमीशन पे लिया गया है। तो ऐसे डिपोजिशन को एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है किसी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में जो सीआरपीसी में है, इवन दो द डिपोनेंट इज नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस, कि जब तक उसे विटनेस की बिना उसको विटनेस बुलाए भी उसके डिपोजिशन को यूज किया जा सकता है। लेकिन सबसेक्शन 2 फिर क्या कहता है, कोर्ट को अगर लगता है और अगर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज्ड एक एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं कि इस मेडिकल विटनेस को बुलाइए आप, तो उनको बुलाया जा सकता है और सब्जेक्ट मैटर पे जो उन्होंने डिपोजिशन किया उनको कोर्ट में कटघरे में एग्जामिन किया जा सकता है उनके रिपोर्ट की मैटर पे। ठीक है, तो ये 291 एक सिचुएशन का सबसेक्शन 1 यही सिचुएशन देता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने भी कोई व्यू नहीं बनाया या प्रोसिक्यूशन या अक्यूज ने एप्लीकेशन नहीं दी, तो ऐसे केस में जो उनका जो स्टेटमेंट है ना, जो डिपोजिशन है ना, वो पर से एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 291 सबसेक्शन 1। अब 291A सेम चीज रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिफोर एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए देता है। तो रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, और प्रोवाइजो कहता है इसका जो सेक्शन 291A का है, वो कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर रिपोर्ट कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाती है या सस्पेक्ट्स अ विटनेस इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21, 32, 33 और 155 और 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा स्टेटमेंट नहीं यूज किया जाएगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 21, 32, 33 और 155 और 157 में है। तो 155 तो क्रेडिबिलिटी, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, 157 आपका corroboration के लिए यूज होता है, 21 एडमिशन से रिलेट करता है व्हेन दी कि जनरली एडमिशंस जो आपके फेवर में है वो आप साबित नहीं कर सकते हैं अनलेस जब तक आपका 21 के एक्सेप्शंस में आपका केस फॉल ना कर जाए। 3 एक्सेप्शंस हैं, 32 और 33 उन सिनेरियोज को डील करते हैं where the witnesses is dead, not present and cannot be found। तो 32 तो थोड़ा वाइडर है, 33 इन्हीं सिचुएशन को लेके प्रीवियस प्रोसीडिंग के एविडेंस को रेलेवेंट मानता है, पर उसके भी अपने कुछ नुआंसेस है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस आपको जानना है कि इतना जानने की ज़रूरत है अभी के लिए कि 291 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट अनलेस एंड अनटिल वो 21, 32, 33 या 157 के किसी मैटर से डील नहीं कर रही हैं तो वो एडमिसिबल हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन इंक्वायरी और ट्रायल, और ऐसे मैजिस्ट्रेट को आपको कटघरे में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है एज अ विटनेस। इतना अभी आपको समझने की जरूरत है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज समन एग्जामिन सच मैजिस्ट्रेट एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच रिपोर्ट। तो उसको समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है एज ही में थिंग्स फिट, जैसा कि उसको सही लगे। तो ये एकदम सेम प्रोविजन है जो सबसेक्शन 291 के सबसेक्शन 2 में भी यही था और 291A के भी सबसेक्शन
2 में यही है, पर 292 में आपको ये नहीं मिलेगा। 292 में प्रोसिक्यूशन और अक्यूज नहीं एग्जामिन कर सकते। अच्छा 292 में क्या है, एविडेंस फॉर द ऑफिसर्स ऑफ मिंट। तो एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report under the hand of gazetted officer of mint or a note printing press or a security printing press or a controller of stamp or stationery or forensic department or division of forensic science laboratory or government examiner of the question document, और जो भी अथॉरिटीज हैं, स्टेट एग्जामिनर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई, तो उनको अगर कोई मैटर सपोर्ट दिया गया है, इफ एनी मैटर हैज बीन ड्यूली सबमिटेड टू हिम फॉर एग्जामिनेशन, और कि आप मान लीजिए एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिया है, ये पता करने के लिए फॉर्ज्ड है या नहीं, तो हमने उसको क्या कहते हैं, स्टेट एग्जामिनर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को दिया है, तो वो एग्जामिन करता है, कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग में पाता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज है या नहीं है, डिपेंडिंग जो भी रिपोर्ट देता है। तो ऐसे केस में जो उसकी रिपोर्ट है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस विदाउट कॉलिंग सच एन एग्जामिनर एज अ विटनेस। उस विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं जिसने एग्जामिन किया, उसकी रिपोर्ट को पर से एडमिसिबल कर लिया जाएगा। ऑल राइट, सो ये बस ये कुछ प्रोविजंस हैं जो इन स्पेशल एविडेंसेस से डील करते हैं। जो रिपोर्ट हैं, जो इसमें से ज़्यादातर जो हैं वो साइंटिफिक नेचर के हैं। ऑल राइट, जैसे मेडिकल हो गया, ऑफिसर्स ऑफ मिंट की रिपोर्ट हो गई, तो ये साइंस रीजन से ज़्यादा डील करते हैं। 295 में भी आएंगे, 293 में जो आएंगे तो वो डायरेक्टली साइंटिफिक एक्सपर्ट से डील करेगा। पर साइंस तो क्योंकि एक बहुत ही वाइड टर्म है, इसमें मेडिकल विटनेस भी आ जाता है, इसमें जो आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को कैसे पता करते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं, ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो 292 में भी आपको एज फार एज इट रिलेट्स टू द मेंबर्स जो इसके सेक्शन में आते हैं, और गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द मिंट या नोट प्रिंटिंग प्रेस या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एसेट्रा एसेट्रा, तो उनको अगर कोई मैटर सबमिट किया गया है तो उनकी जो भी रिपोर्ट आती है इट इज पर से एडमिसिबल है एविडेंस। उसके लिए उनको कटघरे में आके एज अ विटनेस साबित करने की जरूरत नहीं होगी रिपोर्ट के मैटर को। ऑल राइट, जैसे जनरली आपके 161 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, फिर आपको फिर कोर्ट में आके उसको बोलना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, या अगर एक्सेप्शन में फॉल करता है तो सेक्शन 32 या 27 में फॉल कर सकता है, या 164 में जो आपका मैजिस्ट्रेट के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, तो आपको फिर जब ट्रायल हो रहा होगा तो कटघरे में आके बताना पड़ेगा, तब आपका एविडेंस माना जाएगा। सो दिस सिचुएशन इन ऑफिसर्स पे नहीं है जो 291 292 में फॉल करता है। अच्छा, 292 का सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट समन एंड एग्जामिन सच ऑफिसर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज रिपोर्ट। अब देखिए, अनलाइक 291 के सबसेक्शन 2 और 291 के सबसेक्शन 2, 291A के सबसेक्शन 2 में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड को कि आप भी समन कर लो और उनको एग्जामिन कर लो। दैट ऑप्शन हैज नॉट बीन गिवन to accused and prosecution unlike in the preceding provisions। इसमें जो confined है, ये कोर्ट को ही अगर ठीक लगता है तो वो समन और एग्जामिन कर सकता है as to subject matter of his report। तो जनरली क्या करते हैं ना, 291 में तो accused और prosecution का राइट है by the applications को समन करवा लेने का। तो जनरली लॉयर्स क्या करते हैं, कोर्ट को एप्लीकेशन दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पावर एक्सरसाइज करिए इस केस में। देखिए, उनकी तो कोई पावर नहीं है करने की, लेकिन वो ये डिस्कशन कोर्ट पे छोड़ देते हैं। तो कोर्ट को अगर सही लगता है ऐसे में उनको समन करना तो वो करता है। अनलाइक 291 के सबसेक्शन 2 की तरह ये प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के पास राइट नहीं है। तो इसमें जो ऑफिसर जो आते हैं उनके पास जितने भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हैं, जैसे जो 123 और 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल करते हैं, उन पे उसे आंसर करने की जरूरत नहीं, और ना ही वो किसी ऐसे चीज का एविडेंस देगा कोर्ट में आके, जस्ट इन केस अगर कोर्ट बुलाता है तो he cannot give any evidence regarding any unpublished official records or to disclose the nature or particulars of any test applied by him in the course of an examination of the matter or thing। सिंपल सी बात है, वो इसलिए नहीं बताएगा ना टेस्ट, क्योंकि पहली बात है स्टेट सीक्रेट होता है। अगर वो सबको ही ओपन कोर्ट में बताने लगे कि वो क्या क्या टेस्ट करता है जिससे वो पता चलता है फॉर्ज है नहीं है, या फिंगरप्रिंट कैसे निकालते हैं, या बाकी चीज़ें वो ब्लड सैंपल कैसे कंपेयर करते हैं एसेट्रा एसेट्रा, तो ये सारी चीज़ें अगर वो कोर्ट में आके बताने लगे तो सबको पता चल जाएगा कि अपने आप को बचाना कैसे है ना।
ये इट इज़ वन ऑफ द रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ देम कि ये स्टेट सीक्रेट्स होते हैं और जनरली ये पब्लिक के बीच में नहीं शेयर किए जाते कि हाउ डू यू गेट टू नो, किस तरीके से क्या टेस्ट करके आपने ये पता लगाया, ठीक है। देन आई कम टू सेक्शन 293। तो ये वाइडली यूज्ड सेक्शन है 293। यहाँ पे जो भी लिस्ट दी गई है ना सब सेक्शन 4 में 293 में, इनके भी डॉक्यूमेंट, इनके भी जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, इनका जितना भी स्टेटमेंट है पर से एडमिसिबल है। ये जो भी रिपोर्ट ये बनाते हैं वो पर से एडमिसिबल है। सो I'll read the section. Any document purporting to be a report under the hand of government scientific expert to whom this section applies, कि गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट है जिस पे ये सेक्शन अप्लाई करता है। Upon any matter or thing duly submitted to him for the course of examination or analysis, the matter or thing जो examination and analysis के लिए दिया जाए, do mark those words, and report in the course of the proceedings under this code may be used as evidence in an inquiry, trial or other proceeding under CRPC। कोर्ट को अगर सही लगता है तो उनको बुला सकता है। सेम लाइक 292, वेयर एन एक्सपर्ट को अगर समन किया गया है और अगर वो खुद नहीं आ सकता जब तक कोर्ट ने एक्सप्रेसली नहीं कहा है कि आप खुद आओ, देन इन दैट सिचुएशन वो एक्सपर्ट एक सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर दे, जो कोर्ट को जो भी वो सवाल उस फैक्ट्स, उस केस के फैक्ट को लेके या उस रिपोर्ट को लेके पूछना चाहे, वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर उसको सारी चीजें बता दे। ये सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसमें सब सेक्शन 4 में कौन कौन आता है? केमिकल एग्जामिनर, असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, डायरेक्टर फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डायरेक्टर हैफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और अ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो 293 में इनका जो स्टेटमेंट क्या है, पर से एडमिसिबल है। तो ज्यादातर मैटर क्रिमिनल ट्रायल में आप यही देखेंगे कि फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को ज्यादा भेजा जाता है और सेरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट बहुत आती हैं, CFL रिपोर्ट हो गई और बैलिस्टिक रिपोर्ट हो गई, एसेट्रा एसेट्रा। F है आपका सेरोलॉजिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट और G है एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करे। अब इस पे कुछ केस लॉज हैं, 293 पे ही है ये, 293 पे अक्सर डिस्प्यूट होता है। एक केस हुआ दिल्ली हाईकोर्ट के बीच, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए दे रहा हूँ, देखिए इसमें नुआंस नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन है कि रिपोर्ट पर से एडमिसिबल है, इतनी सी बात कर रहा है ये। जब तक कोर्ट को सही लगता है तो बुला ले जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर की है और उसे सवाल जवाब करे, और फिर रिपोर्ट को या तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी या तो उसकी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो इस पर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली द प्रोविजन जो पर से एडमिसिबल है, जो ट्रायल में हो सकता है, और CRPC ने स्पेशल प्रोविजन बनाए। जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट अगर कोर्ट के बाहर दिया है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, तो ट्रायल कोर्ट के सामने आके आपको फिर से वही चीज बोलनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स से थोड़ा हट के बात हो रही है ना, तभी ये स्पेशल प्रोविजंस है। इसीलिए आपको बताना जरूरी था यहाँ पे भी कि ऐसा भी होता है। तो एक केस हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट में। इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक अपील आई थी और उसमें मेन सबमिशन था कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है वो एडमिसिबल नहीं है 293 में, क्योंकि उसमें डायरेक्टर का साइन नहीं है, एंड द सेम इज नॉट एन अथॉरिटी असाइंड देयर इन। उन्होंने बोले कि अथॉरिटी नहीं है, ये सबमिशन एक लॉयर ने बोला था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले तो एक बात बोली कि ये तो इशू तो आपको ट्रायल कोर्ट के सामने उठाना चाहिए था, ये आप अपील पे नहीं उठा सकते, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं ये मोड ऑफ प्रूफ को लेके है, और ये एविडेंस लॉ का वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है, जो कि वो है एडमिसिबल, तो अगर उसको प्रोसीजरल लॉ से हट के एडमिट किया गया है तो ये ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट पे तो आप उठा सकते हैं। यू कैन नॉट रेज दैट इन अपील बिकॉज ऑब्जेक्शन एज टू मोड ऑफ प्रूफ has to be raised before the court, which is bypassing that mode and actually admitting the document. So Delhi High Court said when a relevant document is tendered, ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट relevant होना चाहिए एविडेंस एक्ट में। relevant कब होता है डॉक्यूमेंट?
या एविडेंस अंडर एविडेंस एक्ट जब वो 5 सेक्शन 5 to 55 के बीच में फॉल करे. सो व्हेन अ डॉक्यूमेंट is tendered and admitted in evidence without objecting to its admissibility or mode of proof, the appellant cannot be allowed to challenge its admissibility in the appeal. This view is based on well-established principle of law that the rules as regards to the production of a document and strict proof as contained in Evidence Act can be dispensed with by the consent of the parties once a relevant document is admitted in evidence without objection as to its mode of proof. Its admissibility cannot be challenged in appeal. अगर कोई document relevant है और वो admissible है तो you cannot object to its mode of proof कि वो present कैसे किया गया, कि नहीं आपको पहले कुछ formality से comply करना था उसके बाद ही admit होना चाहिए था, तो अपील पे उसको बड़ा strong ground नहीं माना जाता. ये प्राइमरली जो लोग जुडिशियल, ये जो पॉइंट मैंने बताया ये जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए तो नहीं है, ये जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये जान लें ये ग्राउंड कभी अपील पे ना लें कि इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, एडमिसिबल, इसका एडमिसिबिलिटी पे थोड़ा बार था. कोर्ट एक ही चीज़ देखेगा रेलिवेंट था या नहीं, अगर रेलिवेंट था तो बोलेगा ये इशू ट्रायल कोर्ट में उठाना चाहिए था. और जो लोग जुडिशियल एस्पिरेंट है वो जब जज बन जाएंगे ना तो उनको ये सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा. तो ये अच्छा है कि अगर आप अभी से जान लें. फिर एक सिचुएशन आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हाई कोर्ट ने पूरा केस ही प्रोसिक्यूशन का बाहर फेंक दिया इस ग्राउंड पे कि जो रिपोर्ट ऑफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट है उसको जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर ने साइन किया था. साइंटिफिक ऑफिसर तो वो वैसा था जैसा एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 293 है, लेकिन वो जूनियर, उसका डेजिग्नेशन था जूनियर बैलिस्टिक साइंस ऑफिसर. लेट अस सपोज ऐसे. अब सिविल जजेस में भी 2 डिवीजन होती हैं, एक सीनियर डिवीजन और एक जूनियर डिवीजन. क्या जूनियर डिवीजन का ऑफिसर जज नहीं होता? जज होता है. अगर स्टैट्यूट कहीं बोल लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने मान लीजिए साइन कर दिया तो आप क्या इस बात पे प्रॉब्लम उठा सकते हो कि नहीं इस पे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही साइन होना चाहिए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नहीं होना चाहिए था? आपको यार चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उन्हीं में से तो बनता है, और कौन बनता है? तो मेरे लिए बिकॉज एन ऑफिसर इज अ जूनियर और सीनियर इट डजंट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ 293 के पर्पस के लिए बता रहा हूँ. ये देखना चाहिए कि क्या वो अथॉरिटी है जो 293 में फॉल करता है एज इन सबसेक्शन 4. तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट जो है वो भी साइंटिफिक ऑफिसर है. तो हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जूनियर, क्योंकि उस रिपोर्ट पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का साइन था, तो उसने पूरा का पूरा रिपोर्ट ही बाहर फेंक दिया था. और उसने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी बाहर फेंक दी कि नहीं ये तो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है क्योंकि जूनियर बैलिस्टिक ऑफिसर का तो नाम ही नहीं मेंशन है 294 में, सॉरी 293 के सबसेक्शन 4 में. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मस्तराम में बोला कि द ग्राउंड ऑन विच द हाई कोर्ट हैज थ्रोन आउट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी is that the report of a ballistic expert. In the opinion of the High Court, the report of the ballistic expert was signed by one junior scientific officer. According to the High Court, a junior scientific officer is not the officer enumerated in subsection 4 of 293 of the CRPC, and therefore, in the absence of his examination, such report cannot be read in evidence. The reason of the High Court in Supreme Court view was fallacious. Supreme Court ने बोला कि बहुत ही fallacious reasoning है. पहली बात तो ये कि forensic science laboratory has been submitted under the signatures of scientific officer ballistic of the Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh. There is no dispute that the report was submitted under the hand of a government scientific expert. तो पहली बात तो Supreme Court ने सीधे ये बता दी कि आप ये देख लो ये रिपोर्ट किसको, ये मैटर जो एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था किसको भेजा गया था? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को. और जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है उसने सिर्फ सिग्नेचर किया था, उसने एग्जामिन नहीं किया था, ही ओनली साइंड द रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो डिस्प्यूट that the report was submitted under the hand of government scientific expert to section 293 subsection 1 of the CRPC enjoins that any document purporting to be a report under the hand of a government scientific expert under this section
upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis, and report in the course of proceeding under the code may be used as evidence in inquiry, trial or other proceeding under the code. The High Court has completely overlooked the provision of subsection 1 of 293 and arrived at a fallacious conclusion that the junior officer is not an officer enumerated under subsection 4 of section 293. What subsection 4 of 293 envisages is that the court to accept document issued by a 6 officers enumerated therein as valid evidence without examining the author of the document. तो वो कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिपोर्ट इशू किसने की, आपको फॉरवर्ड किसने की है, फॉरवर्ड उसके आपके पास हुई है थ्रू द डायरेक्टर, मेरली बिकॉज एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर ने रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं यू विल थ्रो आउट द केस अंडर 293 कि वो रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन की आपने पूरी स्टोरी बाहर इसलिए फेंक दी क्योंकि उसका मेंशन नहीं है अंडर सबसेक्शन 4। कोर्ट ने बोला है कि रिपोर्ट जो है इशू होनी चाहिए बाय द 6 ऑफिसर। ये जरूरी नहीं कि वही रिपोर्ट प्रिपेयर करें, अगर हर मैटर डायरेक्टर को ही सबमिट होने लगा तो डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर ही बैठे तो जूनियर साइंटिफिक बाकी ऑफिसर्स क्या करेंगे, या डायरेक्टर को पर्सनली प्रिपेयर करना है रिपोर्ट? नो, ही कैन सबमिट इट टू एनी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, फिर वो अपने आप जब उसको सबमिट हो जाए रिपोर्ट हो सकता है जूनियर ऑफिसर प्रिपेयर करे, वो सीनियर के पास जाए, सीनियर उसको देखे कि हाँ ये प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, फिर वो इशू करके कोर्ट को फॉरवर्ड कर दे, दैट्स इट। अगर उसको जूनियर ने प्रिपेयर कर दिया दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब जनरली अब इसको ऐसे समझिए कि एसएचओ इन्वेस्टिगेशन जनरली करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन पता है कौन करता है, सब इंस्पेक्टर या एएसआई, ये दोनों मेन इन्वेस्टिगेशन करते हैं लगभग 99% ऑफ द केसेस में जो जनरली होते हैं। जब तक कोई बहुत बड़ा केस ना हो तो यू विल सी सीनियर ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पर जनरली एसआई या एएसआई केस इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन इनवैलिड हो जाती है मेरली बिकॉज सीआरपीसी मेंशंस की ज़्यादातर वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का नाम, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का नाम लेती है? नो, इट डजंट गेट इनवैलिड बिकॉज ऑफ दैट। और फॉर द सेम रीजन 293 भी इनवैलिड नहीं हो जाती बिकॉज द रिपोर्ट इज इशूड बाय देम, बट इट कुड बी वेरी पॉसिबल कि रिपोर्ट कोई और प्रिपेयर करे। रिपोर्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर ने टेस्ट वेस्ट सारे कैरी आउट करके रिपोर्ट साइन कर दिया हो, डायरेक्टर को सबमिट किया हो, डायरेक्टर फिर देखेगा हाँ रिपोर्ट प्रॉपर है, इशू करेगा एंड इट विल फॉरवर्ड इट टू द कोर्ट, दैट्स इट। ये प्रोसीजर है। आपने ये देखा होगा इन्वेस्टिगेशन में भी हो सकता है जूनियर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करे, फिर वो बाद में सारी इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियल आता है एसएचओ के पास, एसएचओ अक्यूज्ड को अगर मान लीजिए चार्जशीट वाला मैटर है कि ऑफेंस बन रहा है तो फिर वो अक्यूज्ड को फॉरवर्ड करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। सिमिलरली ऐसी ही चीजें होती हैं। तो एक टेक्निकल ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने पूरी चीज बाहर फेंक दी थी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एकदम गलत है। सेम पॉइंट यही जो मैंने अभी आपको बताया ये एन मुरलीधरन नायर वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली में भी फॉलो हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि सेक्शन 293 ऑफ द सीआरपीसी कंटेन्स अ सब रूल ऑफ एविडेंस मेकिंग एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a report under the hand of government scientific expert upon any matter or thing duly submitted to him for examination be admissible in evidence without calling such expert as a witness in the court। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं दे आर एडमिसिबल विदाउट एग्जामिनिंग द एक्सपर्ट एज अ विटनेस, अगर वो 293 में फॉल करते हैं तो। सो दैट इज द ओनली नुआंस विद इन इट, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो मुरलीधर नायर था इसमें भी एक टेक्निकल पॉइंट लिया गया था कि उनका नाम तो इसमें ये नहीं है, तो कोर्ट ने बोला कि अगर इन इंस्टीट्यूट्स को दी गई है और इन्होंने अगर इशू करके दी है देन इट फॉल्स विद इन दैट, ऑल राइट। इट डजंट मैटर इफ अ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैज प्रिपेयर्ड इट, इफ द रिपोर्ट हैज at the finalization of the report has been issued by let us suppose director or deputy director or assistant director of central science forensic laboratory, it's fine। हो सकता है एक्सपेरिमेंट टेस्ट या बाकी चीजें या मेन प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर ने की हो, इट डजंट मैटर फॉर दैट। और सबसेक्शन 1 को प्रॉपरली पढ़ना होगा और फिर आप सबसेक्शन 4 में आइए।
क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, कंफ्यूजन का कारण ही ये बन रहा था कि लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि इन्हीं अथॉरिटीज़ के द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, अब कोई भी सेरोलॉजिस्ट जो गवर्नमेंट का है वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर दे। अब मान लीजिए सीनियर सेरोलॉजिस्ट भी है, जूनियर सेरोलॉजिस्ट भी है, तो सेरोलॉजिस्ट एक्चुअली वो जो जैसे ब्लड सैंपल कंपेयर करना, सीमेन, स्वैब, यूरिन सैंपल्स, ये सारा उस पर वो टेस्ट करके बताता है कि ये किसके हैं या क्राइम सीन में किसके हो सकते थे, एसेट्रा एसेट्रा, वो ये सारी चीज़ें एग्जामिन करता है। तो अब मान लीजिए कोई सीनियर सेरोलॉजिस्ट है और कोई जूनियर सेरोलॉजिस्ट है, तो एक टेक्निकल पॉइंट उठा रहा है लॉयर कि नहीं ये तो जूनियर सेरोलॉजिस्ट है तो इसकी रिपोर्ट नहीं एडमिट होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर, यहाँ पे सेरोलॉजिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट की बात की गई है। अगर मान लीजिए जूनियर सेरोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट बनाई और सीनियर के थ्रू भेज दी, इस बात पे भी आप डाउट नहीं उठा सकते कि नहीं वो कैसे रिपोर्ट भेज सकता है, ये तो इसमें तो सीनियर सेरोलॉजिस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी टेक्निकल पॉइंट और ये मैटर नहीं करता। और मेन चीज़ जो जुडिशियल एस्पायरेंट्स और लॉयर्स जितने भी प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो ये बात याद रखें कि इन सेक्शंस में फॉल करने में रिपोर्ट्स पर से एडमिसिबल हैं, उसको कटघरे में आके साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेडिकल विटनेस या सिविल सर्जन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कि उसको समन करवाया जाए, तब आप एग्जामिन कर लें। लेकिन जब वो 292 या 293 में फॉल करता है तो वो कोर्ट का डिस्क्रेशन चलता है। सो यू एक्चुअली हैव टू गिव दी एप्लीकेशन टू द कोर्ट, और कोर्ट को मनवाना पड़ेगा कि आप क्यों बुलवाना चाह रहे हो। वहाँ पे आपके पास कोई राइट नहीं है, अनलाइक इन अंडर सेक्शन 291 एंड 291A। 291A में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है रिगार्डिंग पर्सन और थिंग। ध्यान रखिएगा वहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। ऑलराइट, और 291 में भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर डिपोजिशन सिविल सर्जन का है और वो मैजिस्ट्रेट के सामने अटेस्टेड नहीं है तो 291 नहीं अप्लाई करेगा, तब उसकी रिपोर्ट पर से एडमिसिबल नहीं है। वो डिपोजिशन 291 में रिकॉर्ड होना चाहिए बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, इट शुड बी टेकन एंड अटेस्टेड बाय अ मैजिस्ट्रेट, अदरवाइज 291 का कंप्लायंस नहीं होगा। तो ऐसे केस में उसको विटनेस की तरह ही बुलाना होगा। ऑलराइट, ये छोटे छोटे सेक्शंस थे। अब 294 है फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो फॉर्मल प्रूफ में क्या बात की गई है कि मेरा डॉक्यूमेंट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब क्रिमिनल कोर्ट में फाइल करते हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे अक्यूज्ड हो, तो पार्टीज को बुलाया जाएगा और पूछेगा डू यू एडमिट और डिनाई द जेन्युइननेस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एडमिशन और डिनायल ऑफ जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में होगी जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, कुछ है नहीं सेक्शन में इंपॉर्टेंट। फिर सबसेक्शन 3 ऑफ 294 में क्या गया है कि द जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड, वेयर जेन्युइननेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट डिस्प्यूटेड सच डॉक्यूमेंट मे बी रेड इन एविडेंस in any inquiry, trial or other proceeding under this code without the proof of the signature of the person to whom it purports to be signed, provided that the court may in discretion require a signature to be proved. जनरली क्या होता है ना कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो कोर्ट चाहे तो आपको कंपेल करवा सकता है कि साबित करिए आप ही का डॉक्यूमेंट है, आपने सिग्नेचर किए है या नहीं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है तो बिना एविडेंस के कि ये उसी का डॉक्यूमेंट है जिसका इस पे सिग्नेचर है, तो इट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस। ऐसी सिचुएशन में इट कैन बी रेड इन एविडेंस। तो दैट इज ऑल देयर इज टू सेक्शन 294। 295 में थोड़ा बात है, एक ही पॉइंट है 295 में, एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। व्हेन एप्लीकेशन इज मेड टू एनी कोर्ट इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी or other proceeding in this court, an allegation are made therein respecting any public servant। जब public servant पे आप allegation लगा रहे हैं, let us suppose कि आपने पुलिस ऑफिसर को बोला कि पुलिस ऑफिसर ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, एंड या आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट में, let us suppose मेडिकल विटनेस पे जो गवर्नमेंट का है उस पर अगर आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप एक एफिडेविट पे देंगे, आप एफिडेविट पे दे सकते हैं unless the court thinks fit order that the evidence to be relating to such facts so given। 296 में क्या है, evidence of formal character on affidavit। The evidence of any person whose evidence is of formal character may be given by affidavit and may subject to all just exceptions
be read in evidence in inquiry or trial or other proceedings of this court, and court may if it thinks fit shall on the application of the prosecution or the accused summon and examine any such person as to facts contained in his affidavit. अगर कोर्ट को लगता है तो उनको समन और एग्जामिन कर सकते हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया है. यही 295 में था. इफ द कोर्ट वांट्स इट कैन समन एंड एग्जामिन द पर्सन हु हैज गिवन द मैटर्स ऑफ एन एफिडेविट. 290 देखिए जनरली जो एफिडेविट जो होंगे 295 और 296 में वो जज, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ ओथ या कोर्ट ऑफ सेशन कमिश्नर ऑफ ओथ who has been appointed by High Court or the Court of Session या any notary public जो भी नोटरीज एक्ट में हो उसके सामने आप एफिडेविट बनाओगे या sworn एफिडेविट हैज टू बी sworn और affirmed, तो वो इन अथॉरिटीज के सामने होगा. अब ये याद रखिएगा एफिडेविट में एलिगेशन नहीं होते हैं. एफिडेविट में वही फैक्ट्स आप बताएंगे जो आप जानते हैं. सो एफिडेविट सेक्शन 297 का 2 कहता है एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू एंड शैल स्टेट सेपरेटली सच फैक्ट्स एज द डिपोनेंट इज एबल टू प्रूव फ्रॉम हिज ओन नॉलेज, अपनी नॉलेज से जो आप प्रूव कर सकते हैं, एंड सच फैक्ट्स एज ही हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव टू बी ट्रू. तो ये दोनों चीजें मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है अगर एफिडेविट पे झूठ बोलते हुए पाए गए तो 193 का प्रोसिक्यूशन हो सकता है आप पे, 7 साल तक की सजा है उस पर. मैंने वो क्या कहते हैं सिंप्लिसिटर बता रहा हूँ 193 में. अगर किसी ऑफेंस से अगर वो जुड़ गया, लेट अस सपोज आपने ऐसे ऑफेंस में एफिडेविट दे दिया जो किसी को डेथ पेनल्टी के लिए करवा सकता है तो और सिवियर हो जाएगा. राइट, तो एफिडेविट पे 7 साल तक की सजा हो सकती है. यू कैन नॉट लाई ऑन एन एफिडेविट. सो 2 ही चीज़ों पे आप दे सकते हैं एफिडेविट, जो भी आप अपनी नॉलेज से खुद साबित कर सकते हैं या सच फैक्ट्स एज यू हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू बी ट्रू. और लैटर केस में डिपोनेंट शैल क्लियरली स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीव कि किन ग्राउंड्स पे आप वो मानते हैं कि कोई बात सच है. तो ये तो फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पे पता चलेगा कि क्या ग्राउंड्स हैं नहीं. बट जनरली नो दिस, आपने देखा होगा कंटेम्प्ट के मैटर्स में कोर्ट एफिडेविट निकलवा लेता है पार्टी से, स्टेट की अथॉरिटी से. मान लीजिए आईएएस को समन किया कि वो ऑर्डर क्यों नहीं कंप्लाई हुआ, तो अक्सर वो बोलते हैं कि नेक्स्ट डेट पे हो जाएगा, तो कोर्ट बोलता है एफिडेविट आप दायर करिए, और इसीलिए एफिडेविट ले लेता है. कल को अगर आपका पॉइंट झूठा पाया गया 7 साल के लिए आप जेल में जाओगे, सीधे परजरी का प्रोसिक्यूशन होगा, 7 साल तक की सजा हो सकती है. हाँ, और 297 का सबसेक्शन 3 कहता है कोर्ट में ऑर्डर द स्कैंडलस एंड इररिलेवेंट मैटर इन द एफिडेविट टू बी स्ट्रक आउट और अमेंडेड. एक पॉइंट से मैं बस डील करता हूं कि व्हाट इज द एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर. तो फॉर्मल कैरेक्टर क्या है, वो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से डील करता है. बट बेसिकली सिंपलेस्ट टर्म में आपको बता देता हूं, फॉर्मल कैरेक्टर वो चीजें हैं जिसकी 296 बात कर रहा है जो फॉर्मेलिटी से डील करती हैं. जैसे कुछ प्रोसीजरल प्रोविजन से कंप्लायंस करने पे, कि मान लीजिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अपने सुपीरियर को बताना होता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं. लेट अस सपोज डिपार्टमेंटल रूल्स हैं, तो क्या आपने डिपार्टमेंटल रूल से फॉर्मली कंप्लाई किया? अगर हाँ, तो उसके लिए एफिडेविट दे दीजिए, उसके लिए अलग से कोई इंक्वायरी या ट्रायल नहीं बैठाया जाएगा. इतनी सी बात है. तो और किन सिचुएशंस में क्या फॉर्मल प्रूफ बन जाता है वो फैक्टर सर्कमस्टेंस में पता चलेगा. तो फॉर्मल कैरेक्टर को फॉर्मेलिटीज की तरह से समझिए. जैसे ऐसे समझिए, जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो मान लीजिए आपको कोई काम की बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है, तो हाय, हेलो, नमस्ते, ये सारी चीजें करते हैं जो जनरल कर्टेसी में आता है. व्हाट इज दिस? ये फॉर्मेलिटीज हैं. ये फॉर्मेलिटीज हैं जो आप जनरली करते हैं. वैसे ही जब इन्वेस्टिगेशन और लॉ का मैटर आता है तो कई पब्लिक सर्वेंट्स और कई डिपार्टमेंट्स को कुछ प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कंप्लाई करना होता है कोई भी काम करने से पहले. सो कोई भी अगर फॉर्मेलिटी जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की है डिफरेंट स्टेप्स पे या डिफरेंट सिचुएशंस पे, उससे उन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं, इसके लिए वो एफिडेविट ले लेते हैं. दैट्स इट. इतनी सी बात है फॉर्मेलिटी पे, और उस पर कुछ नहीं है. बाकी क्या चीज फॉर्मेलिटी है या नहीं ये तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस पे ही पता चलेगा. बट आपको जनरल लमसम आइडिया देने के लिए बताया. ऑब्जेक्ट क्या है कि फॉर्मल कैरेक्टर पे एफिडेविट क्यों ले लिया, उसको डायरेक्टली उन्होंने कोर्ट में इंक्वायर क्यों नहीं करवाया? व्हाई डिडंट ही हैड दैट कि सीधे कटघरे में बुला के एग्जामिन करवाइए. अगर सारे पुलिस वाले कटघरे में ही आ जाएंगे
तो फिर रोड पे कौन लोगों की रक्षा करेगा? विल प्रोटेक्ट अस, है ना? तो जनरली प्रोविजन क्या है, इसीलिए है कि फॉर्मेलिटी के लिए आप एफिडेविट पे भी ले सकते हो। नॉर्मल मोड, मैं आपको ऑब्जेक्ट बता देता हूं, अगर ये कभी भी 296 में पूछा गया तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेंशन करिएगा कि द नॉर्मल मोड ऑफ गिविंग एविडेंस इज बाय एग्जामिनिंग अ विटनेस इन द कोर्ट, बट द कोर्स इन्वॉल्व्स ऑफन स्पेंडिंग टाइम ऑफ द विटनेस, ट्रबल टू रीच द कोर्ट, and then the expenses, then there is a strain in answering questions, cross questions in open court. It also involves cost on many occasions, which is not small. Should a person be troubled by compelling him to the court and depose if the evidence which he is giving is purely of formal nature? Then the enabling provision of section 296 comes into play, and it is a departure from the usual mode of giving evidence. Usual mode is कि witness की तरह आप कोर्ट के कटघरे में आके बोल रहे हैं। The object of providing such exception is to help the court to gain the time and save the cost, besides relieving the witnesses of his troubles when all that said witness has to say is only regarding the formal points. Formal points ही उसको बताने हैं कि मैंने फॉर्मेलिटी से कंप्लाई किया है या नहीं, बस इतनी सी सारी चीज़ें बतानी थी, और उसके लिए आप उसे कोर्ट में बुला के एग्जामिन कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आप एफिडेविट ही ले सकते हैं। हाँ, सब्सटेंशियल कैरेक्टर का है, इफ द कोर्ट विशेज दे कैन समन हिम। और अगर आपने एफिडेविट दे भी दी है, इवन दो इट रिलेट्स टू फॉर्मल पॉइंट्स, तब भी कोर्ट आपको डायरेक्टली समन कर सकता है अगर वो चाहे तो। पर ये बेसिकली टाइम एंड एक्सपेंस बचाने के लिए बताया गया। तो 294 से 297 तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 291 से 293 तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि कभी कभी जज को ये लग जाता है कि मुझे खुद ही इंस्पेक्शन करना चाहिए क्राइम सीन का, तो वो कहाँ पे करेगा? वो 310 में करेगा। और देखिए, ये सारी चीज़ें मैं जजमेंट पे आने से पहले कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जजमेंट होने से पहले होती हैं, ये जजमेंट होने के बाद नहीं होती हैं। जजमेंट होने के बाद क्या लोकल इंस्पेक्शन करेंगे आप? जजमेंट होने के से पहले होता है ये सारी, इसीलिए 248 पे आने से पहले मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो 310 में लोकल इंस्पेक्शन है, जहाँ पे जज या मैजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पार्टीज, विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी प्लेस इन विच द ऑफेंस इज alleged to have been committed, or any other place which in his opinion is necessary for the view for the purpose of properly appreciating the evidence given at an inquiry or trial। तो 310 का जो ऑब्जेक्ट है ना, इट इज मेड फॉर अप्रिशिएटिंग द एविडेंस, इसको मार्क कर लीजिए। एंड शैल विदाउट द अननेसेसरी डिले रिकॉर्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एनी रेलेवेंट फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड एट सच इंस्पेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड of the case, and if the prosecutor, complainant or the accused or any other party to the case so desires, a copy of the memorandum shall be furnished to him free of cost। तो लोकल इंस्पेक्शन जनरली तब जजेस करते हैं जब उन्हें लगे कि एविडेंस डिफिशिएंट है और उन्हें एविडेंस को प्रॉपर्ली समझने के लिए क्राइम सीन पे जाना पड़ेगा, तब हो जाते हैं। अब आपको मैं एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ। जनरली मैं पर्सनल एग्जांपल्स कम लेता हूँ। लखनऊ में एक ऐसा केस हुआ था, मणियाव थाने पे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। हुआ क्या था कि जज एक विटनेस को समन करना चाहता था जो पुलिस कस्टडी में था। जज ने बोला कि उसको मेरे सामने प्रेजेंट करो, तो पुलिस ऑफिसर कहता है वो बीमार है, वो क्या कहते हैं शाम तक आ जाएगा। तो जज को बड़ा अजीब लगा, तो जज को कुछ पता नहीं शायद शक हो गया था उस एसएचओ पे मणियाव थाने के। तो उसने क्या किया, उसने बोला अच्छा ठीक है वो बीमार है तो कहाँ पे है? वो कह रहे थाने पे ही उसका इलाज चल रहा है। कह अच्छा थाने पे इलाज चल रहा है। तो वो उसने 310 का यूज़ करते हुए वो कोर्ट रूम से निकल आया। उसने कहा कि चलो थाने चलते हैं। अब एसएचओ साहब बहुत टेंशन में। जब वहाँ पे पहुँचे तो एसएचओ साहब ने इन्फॉर्म कर दिया था एसआई और बाकी लोगों को कि जल्दी से उसको टेम्पो में रखो कि वो आ रहा है। तो उन्होंने जज साहब को बोला, रोकने की कोशिश की कि अरे वो हम लोग ला रहे हैं, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पर जज वॉज वेरी एडमेंट। तब तक वो टेम्पो में बैठाया जा रहा था, और टेम्पो में जब वो बैठा हुआ था तो वो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम ही एज इफ ही डजंट हैव एनी लाइफ इन हिम। वो एकदम ऐसे बैठा हुआ था, तो ना हिल रहा था ना डुल रहा था, बैठा हुआ था। जज ने उसको टेम्पो जब पहुंचा मणियाव में कोर्ट से, तो उसने देखा कि
ये टेम्पो में बैठा हुआ, उसने कहा बाहर निकलो, तो कोई रिस्पॉन्स ना दे, बार बार उसने बोला बाहर निकलो, तो एसआई कह रहा था कि अरे सर उसकी तबीयत खराब है, तो अभी वो इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकता, अभी वो क्या कहते हैं कि इसको अभी हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर इसको कोर्ट ले आएंगे। तो जज ने एसआई को बोला बाहर निकलो, टेम्पो से बाहर निकलो, तो टेम्पो से बाहर निकाला, और जब उसे टेम्पो से बाहर निकाला, देन ही फेल डाउन। इट टर्न्स आउट कि दैट मैन वाज डेड, वो आदमी मर चुका था। और उसके बाद जो सीन हुआ, पूरे थाने को सस्पेंड किया गया, पूरे थाने पे प्रोसिक्यूशन हुआ उसके बाद इमीडिएटली। तो दैट वाज इन अ लाइव इंस्टेंस जहाँ पे मैंने अपने सामने 310 की पावर को यूज होते देखा। और 310 की पावर जनरली क्या होता है, इट इज मेनली फॉर एप्रिशिएटिंग द एविडेंस विच इज गिवन एट द इंक्वायरी और ट्रायल। पर इस केस में जज को एक नया केस ही मिल गया था, वाई एक्सरसाइजिंग दिस पावर। ठीक है, सो बेसिकली याद रखिएगा 310 का पर्पस क्या है। सो आई थिंक that would be enough for today. Tomorrow we will deal with acquittal and conviction. हम लोग फिर सेक्शन 249, 250 और समन्स ट्रायल के साथ साथ हम लोग उससे भी डील करेंगे, क्या कहते हैं, जजमेंट के बाद की स्टेज क्या होती है। थोड़ा आपको प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज ऑफ पेनल्टी भी बताऊंगा मैं, और जजमेंट के बाद जो जो स्टेजेस आ सकती हैं वो भी आपको बताने की ज़रूरी है। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे वो, तो आज तो नहीं हो पाएगा, तो टुमारो विल डू दैट। अच्छा, बस एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 293 तक बताई, ये सारी थ्रू आउट CRPC में ये एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन या एविडेंस फॉर डिफेंस के ही बीच हो पाती हैं, ये अक्विटल या कन्विक्शन के टाइम पे नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा, ये उसके बाद नहीं हो सकती। इसीलिए आई हैव टोल्ड यू बिफोर। तो ये सिचुएशन हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, इट इज पॉसिबल कि ये सारे रिपोर्ट्स हैं। और प्रैक्टिकली अगर आप कभी भी कोर्ट रूम में जाएंगे तो यू विल सी दिस हैपनिंग डेली। ये वाली रिपोर्ट पर से एडमिसिबल बैलिस्टिक रिपोर्ट, सेरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट, ब्लड सैंपल, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब आती रहते हैं। सो यू शुड नो एज ए क्रिमिनल लॉयर, जब CRPC पढ़ रहे हैं, यू आर अ क्रिमिनल लॉयर। सो क्रिमिनल लॉयर और जुडिशियल एस्पिरेंट को क्रिमिनोलॉजी के सारे पॉइंट्स आने चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि जो मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, इस पर भी अगर आप पढ़ाई करें तो अच्छी बात है, वरना चीज़ें समझने में जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको आना चाहिए, आपके सिलेबस में भी मैंडेटरी होगा। एग्जाम के पर्पज से तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। जो लोग जुडिशियल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बस यही ध्यान में रखना है कि क्या रिपोर्ट्स पर से एडमिसिबल हैं, किन किन ग्राउंड्स पे हैं, कौन कौन से साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, कौन कौन से मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन हैं और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि ये प्रीलिम्स में एज इट इज़ आएगा, ये मेंस में एज इट इज़ आएगा। किस स्टेज पे आएगा ये हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। ऑलराइट, स्टेज याद रखिएगा, स्टेज कभी एक्विटल कन्विक्शन के बाद नहीं होता, स्टेज हमेशा ड्यूरिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन और ड्यूरिंग द एविडेंस ऑफ डिफेंस आ सकता है, या उससे थोड़ा पहले आ सकता है, बट कभी भी जजमेंट साइन होने के बाद नहीं आता है। इट डजंट कम ऑन अपील, ठीक है, अपील पे वो नहीं होगा। इसीलिए ये प्रोसीडिंग थ्रू आउट आपको फॉलो करना चाहिए, और इसीलिए CRPC कभी 1 to 484 नहीं पढ़ी जाती। 1 to 484 समझते हैं, अगर आप कभी भी पढ़ते तो आपको यही नहीं समझ में आता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। बेल का प्रोविजन एकदम लास्ट में बताया गया है ना, और बेल होती है अरेस्ट के बाद। अरेस्ट आपको बता दी गई सेक्शन 41 में, 41 से 68 तक प्रोविजन बता दी गई, और उसी से डील करता हुआ जो उसके बाद का स्टेप है बेल, वो बताया गया है आपको 436 पे, है ना। इन्वेस्टिगेशन आपको बताई गई है चैप्टर 12 में। तो CRPC इज एक्चुअली वेरी हॉच पॉच, ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करती। तो सीक्वेंस, मैं आपको सीक्वेंस से ले जा रहा हूँ, दैट इज वाई इतना सेक्शंस पे जंप हो रहा है। सो इस पे फ्रेट नहीं करना है, आपको बस ध्यान में रखना है। Do not go into the nuances right now. अभी इसको बस ध्यान में रखिए, all right? So tomorrow we'll deal with acquittal and conviction. I will tell you about the procedural formalities of death penalty. Death penalty को लेके क्या formalities होती हैं, मैजिस्ट्रेट 360 पे क्या करेगा, और अगर मान लीजिए सेशंस जज ने 235 में डेथ पेनल्टी दी है तो उसे क्या प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कंप्लाई करना है। सब्सटैंशिव लॉ जो डेथ पेनल्टी का है वो IPC से आता है, इट कम्स फ्रॉम IPC, और तो वो IPC का टॉपिक हो जाएगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह में क्या हेल्ड हुआ,
और फिर मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी में क्या गाइडलाइंस आई, एसेट्रा एसेट्रा। और अलग अलग जो टेस्ट होते हैं कि ये वाला टेस्ट भी अब एक नया आ गया है 2015 से कि यू हैव टू शो दैट द रिफॉर्म इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी टेस्ट है, लेकिन ये सब्सटैंशियल लॉ का मैटर है, ये प्रोसीजरल लॉ का मैटर नहीं है। तो डेथ पेनल्टी में आपको सिर्फ मुझे डेथ पेनल्टी को यूज़ करने के लिए कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्या होता है, उसका प्रोसीजरल लॉ बताना है। सब्सटैंशियल लॉ डेथ पेनल्टी का क्या है ये मैं आईपीसी में बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं बता दूंगा तो फिर आईपीसी में कन्वर्सेशन चला जाएगा, यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या होता है। थोड़ा बहुत अगर मुझे ठीक लगा तो मैं बता दूंगा डेथ पेनल्टी में क्या होता है रियलिस्ट ऑफ रियल में, बट बेसिकली आई विल बी टेलिंग यू द प्रोसीजरल लॉ अंडर 366 टू 368 एंड सेक्शन 412 टू 413, ये वाले जो प्रोविजन है जो इससे डील करते हैं। सो आई विल टेल यू दैट, ठीक है। तो अभी इसको बस जानिए और इन्जॉय करिए। नेक्स्ट टॉपिक आईपीसी है, नेक्स्ट मंथ ही होगा। तो देयर आई टेल यू अबाउट द सब्सटैंशियल लॉ ऑफ द डेथ पेनल्टी, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक यू पीपल बी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट थिंग्स। अभी सीआरपीसी पे है तो प्राइमरली सीआरपीसी पे रहते हैं, वहीं पे इंटरलिंकिंग करूंगा उन सेक्शंस की जो मैंडेटरी है, क्योंकि जब उन सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, एविडेंस पे मान लीजिए जाएंगे, तो वापस कभी कभी सीआरपीसी पे आना पड़ता है। तो इसीलिए अभी से आपको एविडेंस या आईपीसी का इंटरकनेक्शन बता देता हूँ, जिससे एविडेंस और आईपीसी आपके लिए आसान हो जाए। ऑल राइट। सो केस लॉ इसके आपके उस पे हैं, क्या कहते हैं, वेबसाइट्स पे हैं, यू कैन चेक इट एंड स्टडी नोट्स कॉर्नर में। बाकी विल डील विद द रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस टुमारो।